नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वीक 10, लेक्चर नंबर 48। एंड आज का जो टॉपिक है वो है सेलिंग फीचर ऑफ चोल टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। हमने आपको बताया था और हमने ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो है पल्लव आर्किटेक्चर इवॉल्व होता है, उसकी ओरिजिन होती है एंड डेवलपमेंट होता है, और प्रमुख मंदिरों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो पल्लव के जो आर्किटेक्चर के महत्वपूर्ण केंद्रों की बात करें तो महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमें महाबलीपुरम दिखाई देता है और दूसरा जो है कांचीपुरम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांची जो है पल्लव की राजधानी थी, तो वहां से जो है इन दो जगहों से जो है हमें पल्लव स्थापत्य के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चोल टेम्पल आर्किटेक्चर, और हमें देखते हैं कि चोल जो है पल्लवों की ही परंपरा को आगे ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि चोलों ने कहाँ पे शासन किया, कौन से क्षेत्र उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक के केंद्र थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, अर्ली चोल टेम्पल एंड द लेट चोल टेम्पल की बात करेंगे। चोल राजवंश की बात करें तो चोल जो है प्राचीन भारत के सबसे महानतम राजवंशों में से एक माने जाते हैं, जिनका मुख्य रूप से हम बात करें कि जो प्रभाव था वो 9 to 12 सेंचुरी सी के आसपास जो है हमें इनका प्रभाव जो है दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है मुख्य रूप से अगर इनकी इंपीरियल चोल पावर की बात करें तो वो 10 to 12 सेंचुरी के बीच जो है हमें इंपीरियल चोल पावर जो है दिखाई देते हैं। और इनका भी जो है दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिल क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति एंड स्थापत्य, कला और तमिल भाषा, उनमें हमें जो है एक महत्वपूर्ण जो है योगदान जो है इनका दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि इनके सोशल जो उनकी सिस्टम था उस पर भी हमें इनका जो है प्रभाव दिखाई देता है। एंड इनके द्वारा बहुत सारे नवीन प्रयोग जो है इनके द्वारा किए जाते थे। और इनका जो प्रभाव की बात करें कि किस प्रकार के प्रभाव आर्किटेक्चर में हमें पड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो जैसे कि टावरिंग विमान हमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दिखाई देती है जब हम चोल आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इसके अलावा जो है कोर्टयार्ड जो है बहुत बड़े होते थे। कोर्टयार्ड बड़े क्यों होते थे इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। इसके अलावा इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग जो है हमें दिखाई देती है, जिसके ऊपर जो है डिपिक्शन है, जो डेटीज हैं उनके डिपिक्शन दिखाई देते हैं, देवी देवताओं के मिथिकल क्रिएचर्स के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो भारतीय जो महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत या दूसरे अन्य, उनके डिपिक्शन भी जो है स्कल्पचर फॉर्म में जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और इसका जो कल्मिनेशन है अगर हम बात करें चोल आर्किटेक्चर का, वो हमें दिखाई देता है बृहदीश्वर टेम्पल के साथ जो है हमें कल्मिनेशन जो है दिखाई देता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल इन एंशिएंट इंडिया के रूप में जो है माना जाता है। सबसे ऊंचे, सबसे बड़े मंदिरों में से एक जो है माना जाता है, जो प्रसिद्ध है अपने विमान के लिए, अपनी टावर के लिए जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उसके ऊपर बने हुए जो स्कल्पचर्स हैं उनके लिए जो है वो फेमस है। इसके अलावा चोलों ने गोपुरम का निर्माण आरंभ किया, क्योंकि चोलों के जितने भी मंदिर होते थे वो इनक्लोजर वॉल से घिरे होते थे, तो हमें स्मॉल एंट्रेंस के एविडेंस दिखाई देते हैं जो कि आगे चलकर गोपुरम के रूप में दिखाई देते हैं। तो उसके गोपुरम का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके अलावा जो है मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस टावर की बात कर रहे हैं, ये बनाए जाते थे। और इसके अलावा जो है चोलों का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जो कांस्य की जो प्रतिमाएं बनी चोल काल में वो पूरी दुनिया में जो है फेमस मानी जाती है, जैसे कि नटराज की जो प्रतिमा है जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड्स बनती थी, वो जो है एक महत्वपूर्ण जो है हमें अप्रतिम उदाहरण जो है माना जाता है। अगर लॉस्ट वैक की बात करें तो लॉस्ट वैक का सबसे आरंभिक हमें एविडेंस जो दिखाई देता है वो इंडस सर्विस सिविलाइजेशन में दिखाई देता है। और ये परंपरा हमें जो है गुप्त काल में भी दिखाई देती है, ये परंपरा हमें चोल काल में भी दिखाई देती है। और आज भी तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जो है लॉस्ट वैक्स मेथड से जो है प्रतिमाएं जो है निर्मित की जाती हैं। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि बहुत सारे आपको आदिवासी ट्राइब मिलेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में हैं, झारखंड में हैं, बंगाल में हैं। वहाँ भी जो है एक डोकरा आर्ट फेमस है। उस डोकरा आर्ट भी लॉस्ट वैक्स मेथड के थ्रू ही बनाई जाती है। तो भारत में लॉस्ट वैक्स मेथड का जो निर्माण की जो परंपरा है, लगभग 5000 सालों का एक लंबा इतिहास, गौरवशाली इतिहास जो है हमें
दिखाई देता है। चूंकि हमारा ये विषय नहीं है तो इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, मुख्य रूप से आज बात करेंगे चोल टेम्पल आर्किटेक्चर की। चोलों का जो मुख्य रूप से साम्राज्य हमें दिखाई देता है वो हमें जो है ये जो क्षेत्र है वहां पर जो है ये चोलों के महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिनके ऊपर चोलों का डायरेक्ट जो है शासन हमें दिखाई देता है। और इनकी जो राजधानी थी तंजौर जो है इनकी कैपिटल यानी कि राजधानी यानी राजनीति का केंद्र के रूप में जो है हमें दिखाई देती है। इसके अलावा चोलों का प्रभाव हम बात करें वो हमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक दिखाई देता है, केरल तक हमें प्रभाव दिखाई देता है, कर्नाटक तक हमें चोलों का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा जो है हमें चोलों का प्रभाव साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश थे वहां तक हमें इनका चोलों का प्रभाव दिखाई देता था। श्रीलंका तक इनका प्रभाव था, मालदीव तक इनका प्रभाव था, अंडमान निकोबार। और ये एक ऐसे राजवंश के रूप में जाने जाते हैं जो कि हिंद महासागर दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। तो इंडियन ओशन पर शासन करते थे ऐसा, यानी और आज भी ये माना जाता है कि वही देश सबसे समृद्धशाली हो सकता है, सबसे ताकतवर हो सकता है जिसका शासन जमीन के अलावा समुद्र पे हो। तो एक ऐसे राजवंश के रूप में दिखाई देते हैं जिनका शासन जो है समुद्र पे, इंडियन ओशन पे ये रूल करते थे और वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से टैक्स एंड कर वगैरह जो है वसूली किया करते थे, जो कि इनकी समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दिखाई देते हैं। और इनकी समृद्धि की पुष्टि जो है हमें होती है इनके जो मॉन्यूमेंट है, इनके द्वारा बनवाए गए जो टेम्पल्स हैं, इनके द्वारा बनवाए गए जो संरचनाएं हैं, वो इनकी आर्थिक जो प्रगति थी, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, उसके जीते जागते एग्जाम्पल के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। अगर चोल आर्किटेक्चर की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो चोल आर्किटेक्चर जो है उसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमें तंजौर में हमें मुख्य रूप से दिखाई देंगे। और तंजौर में जो मंदिर बने वो उनका जो क्रेडिट है वो राजराज प्रथम को जो है दिया जाता है। इन सब की बात में कर चुके हैं कि उनका प्रभाव कैसा था और किस प्रकार से एक मिलिट्री पावर के रूप में, इकोनॉमिक पावर के रूप में दिखाई देते हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। और इसके अगर टिपिकल फीचर्स की बात करें तो अगर जो मंदिर थे ज्यादातर जो है वो स्टोन के ऊपर बने और इन मंदिरों के साथ हमें ग्रेनाइट का प्रयोग जो है कॉमन फीचर के रूप में दिखाई देता है। तो चोल काल में आते आते ग्रेनाइट का एक्सटेंसिव हमें जो है यूटिलाइजेशन दिखाई देने लगता है फॉर द मेकिंग ऑफ टेम्पल्स, फॉर द मेकिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट बनाने में। इसके अलावा अर्ली अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमें जो है सुंदरेश्वर मंदिर भी दिखाई देता है, विजयालय मंदिर, ये अर्ली टेम्पल्स के एग्जाम्पल जो है माने जाते हैं। इसके अलावा अगर चोल आर्किटेक्चर पे हम बात करें तो पल्लव के जो विमान है यानी जिसको हम शिखर कहते हैं, टावर कहते हैं, उनका पल्लव आर्किटेक्चर का जो प्रभाव है विमान का वो जो है चोलों ने अपनाया था। इसके अलावा जो डोमिकल फेनियल है जिसे हम स्तूपिका भी कहते हैं या स्तूपी भी कहते हैं, वो जो है संभवतः चालुक्यन जो शैली है वहां से जो है उसको ऑप्ट किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चोल शैली है, स्थापत्य की शैली है, उसमें जो क्षेत्रीय जितनी भी अलग अलग शैलियां थी उनको उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो पल्लव को अडॉप्ट करते हुए दिखाई देते हैं और चालुक्य को भी जो है उनकी शैली को भी जो है वो अडॉप्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि एक अन्य विशेषता दिखाई देगी आपको, वो है जो एक्सटीरियर वॉल है वो जो है सिंपल फॉर्म में दिखाई देते, प्लेन ट्रीटमेंट दिखाई देती है। ये चोलों के मंदिरों की विशेषता के रूप में दिखाई देती है। जबकि और इसके अलावा जो पिलर्स हैं उनमें हमें लायन मोटिव्स के डिपिक्शन नहीं दिखाई देते, जो मोटिव्स आपको पल्लव के काल में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में दिखाई दे रहे थे, एलिमेंट के रूप में दिखाई दे रहे थे, वो चीज हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा जो है अन्य अगर हम बात करें तो पिलर में भी कुछ कुछ परिवर्तन इनके शासन काल में हमें दिखाई देते हैं। मंदिरों के निर्माण काल, उनकी शैली, उनमें प्रयोग किए गए जो रॉ मटेरियल है उसके आधार पर जो है चोल टेम्पल आर्किटेक्चर को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अर्ली चोल टेम्पल्स, इनको मुख्य रूप से जो है हम मानते हैं कि 848 to 985 के बीच जो मंदिर निर्मित हुए उनको हम अर्ली चोल टेम्पल्स कहते हैं, जैसे कि जो कि विजयालय से लेके राजराज प्रथम के शासन काल तक, आरंभ तक वो मंदिर जो है मुख्य रूप से हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है मिडिल चोल टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं, जिसको मध्यकालीन चोल मंदिर कहते हैं। ये मुख्य रूप से बने 985 to 1070 AD के बीच जो मंदिर बने उनको हम मिडिल चोल टेम्पल के अंतर्गत जो है रखते हैं। अंत में हमें दिखाई देते हैं लेटर चोल टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। ये 1070 to 1256 AD के बीच जो मंदिर बने, यानी कोलोतुंग प्रथम से लेके राजेंद्र थर्ड
के शासनकाल के बीच जो मंदिर बनते हैं उन्हें हम जो है उत्तरवर्ती चोल मंदिर के रूप में हम जो है जानते हैं। तो मंदिरों के विकास क्रम में हमें जो है अध्ययन करते हैं जब मंदिरों का, तो एक विकास क्रम दिखाई देता है। और कुछ प्रमुख मंदिरों की हम बात करें, उनका नाम लेना चाहेंगे हम, क्योंकि समय कम होता है तो हम कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में ही हम जो है आपसे डिस्कशन करेंगे। तो प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें जो कि चोल काल में बने, चोल शासन काल में बने, तो उसमें सबसे प्रमुख मंदिर है जो कि भारत के सबसे महान, सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है, वो है बृहदीश्वर टेम्पल एट तंजौर। दूसरा है जो कि राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम, जो कि राजराज के प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने जो है इस मंदिर का निर्माण किया था, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऐरातेश्वर टेम्पल है जो कि दारासुरम में है। इसके अलावा विजयालय चोलेश्वर मंदिर माना जाता है जो कि विजयालय के काल में बना। इसके अलावा जो है आयकोडी बाला सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल है, ये भी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसके नागेश्वर स्वामी टेम्पल माना जाता है, मूवर कोइल टेम्पल, कोरंगनाथ टेम्पल, वालीश्वर टेम्पल एंड द कंपेहेश्वर टेम्पल जो है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो कि चोलों के शासन काल में जो है जिनका निर्माण किया गया था। किंतु हम कुछ ही मंदिरों के उदाहरण को हम अपने आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो अर्ली चोल टेम्पल की बात करें, जो अर्ली जो चोल टेम्पल्स हैं वो मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं कि स्टोन के जो है हमें ये मंदिर जो है हमें बने हुए दिखाई देते हैं। और इनमें जो इनिशिएट करने का जो प्रयास दिखाई देता है, आदित्य प्रथम का हमें नाम दिखाई देता है। एंड पर्सी ब्राउन ने जो है मंदिरों के अध्ययन के माध्यम से उनकी क्लासिफिकेशन करने का भी जो है उन्होंने प्रयास किया था। अगर हम बात करें विजयालय की बात करें, विजयालय चोलेश्वर मंदिर जो है जो कि नर्तामलाई में है, वो फर्स्ट अर्ली चोल टेम्पल्स में से एक जो माना जाता है, जो सर्वाइविंग टेम्पल्स है। सो उनमें से प्रमुख जो है माना जाता है, जिसमें हमें सर्कुलर गर्भगृह दिखाई देता है और इसके अलावा सर्कम्बुलेटरी पाथ दिखाई देता है एंड 7 सब श्राइन जो है उसके आसपास हमें जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य मंदिरों की बात करें तो हमें अन्य जगहों से मंदिर प्राप्त होते हैं, जैसे कि किलायवूर से हमें प्राप्त होते हैं, लालगुडी, कडियूर, इस प्रकार से अलग अलग जगहों से, कुंभकोणम, इन जगहों से भी हमें जो है मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एंड ज्यादातर जो है चोल मंदिर जो है हमें शैव परंपरा के अंतर्गत जो है निर्मित हमें दिखाई देते हैं। सो अर्ली चोल टेम्पल्स में जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है सुंदरेश्वर टेम्पल, जो कि तिरुकट्टलाई नामक स्थान पे जो है स्थित है। और ये जो मंदिर है मुख्य रूप से बात करें तो स्क्वायर है, इसका जो प्लान है गर्भगृह का वो स्क्वायर है। और 2 स्टोरी विमान, तो आप ये देख सकते हैं कि एक स्टोरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और एक स्टोरी जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्रथम स्टोरी एंड द सेकेंड स्टोरी जो है आपको यहाँ पे, तो 2 स्टोरी विमान दिखाई देता है। इसके अलावा अर्ध मंडप और प्रकार के भी हमें एविडेंस जो है प्राप्त होते हैं। अगला जो मंदिर है वो विजयालय चोलेश्वर मंदिर के नाम से जो है फेमस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है शिखर में हमें ग्रेजुअल इवोल्यूशन जो है दिखाई देगा और ये 3 स्टोरी शानदार टेम्पल माना जाता है। यानी इसमें जो है हमें 3 स्टोरी जो है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पर, तो 3 स्टोरी जो है ये विमान जो है हमें 3 स्टोरी दिखाई देता है। और इसका जो प्लान है वो स्क्वायर प्लान हमें दिखाई देता है। और पूरा का पूरा जो मंदिर है, जो मंडप है वो उसके चारों तरफ जो है क्लोज मंडप दिखाई देता है और मंडप के सामने जो है हमें नंदी मंडप जो है हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है जो वॉल ट्रीटमेंट है वो प्लेन दिखाई देती है वहां पर, और जो पिलास्टर्स हैं वो भी जो है हमें उनकी ट्रीटमेंट जो है प्लेन जो है दिखाई देती है। अगला जो मंदिर है जो कि इस क्रम में महत्वपूर्ण माना जाता है वो है कोरंगनाथ टेम्पल, जो कि परांतक प्रथम के शासनकाल में माना जाता है कि निर्मित हुआ था। एंड इट्स अ ट्रांजिशन फेज इन द आर्किटेक्चर फीचरिंग सेल एंड द मंडप इन द पल्लव स्टाइल। तो ये ट्रांजिशन फेज को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा जो है हमें इस मंदिर के साथ अधिष्ठान की भी जो है प्राप्ति होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अधिष्ठान भी जो है प्राप्त हो रहा है। एक छोटा सा एक बेस प्लेटफॉर्म निर्मित किया गया है जिसे अधिष्ठान कहते हैं, उसके ऊपर जो है इस मंदिर की संरचना जो है निर्मित इसको किया गया है। और वर्तमान में मंदिर जो है इस रूप में आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर व्हाइट वॉश वगैरह जो है किए गए हैं। टोल टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो टोल टेम्पल आर्किटेक्चर सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना मानी जाती है वो है बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर,
जो कि माना जाता है कि 1000 AD के आसपास जो है कभी निर्मित हुई थी, यानी 11वीं सदी ईस्वी के आरंभ में जो है ये मंदिर निर्मित हुआ था। और ये मंदिर क्यों फेमस है, इसके बहुत सारे कारक माने जाते हैं। वैसे कि सबसे लार्जेस्ट मंदिर माना जाता है, सबसे हाईएस्ट मंदिर माना जाता है, एंड इसे वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इट्स टाइम भी कहा जाता है। यानी अपने समय का सबसे महत्वाकांक्षी मंदिर हम कह सकते हैं, अपने समय का सबसे विशाल मंदिरों में से एक जो है इसे माना जाता है। और ये जो है दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य का हम कह सकते हैं, इसको सिरमौर कह सकते हैं, उसे जो है हम क्राउन भी ऐसे जो है इस मंदिर को कह सकते हैं। इसके अलावा इस मंदिर की बात करें, जो मेन स्ट्रक्चर है लगभग 180 फीट जो है लंबा जो है माना जाता है, और जो उसकी जो टावर है जिसको विमान कहते हैं, वो जो है लगभग विमान जो है 190 फीट ऊंचा जो है विमान हमें प्राप्त होता है। और मंदिर जो है जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है, मंदिर भगवान शिव को जो है समर्पित है। और इस मंदिर को जो है 2 सुरक्षा दीवारों से, जो पूरा का पूरा जो मंदिर है वो 2 सुरक्षा दीवारों से जो है घिरा हुआ है, यानी 2 लेयर इंक्लोजर वॉल या सिक्योरिटी वॉल आपको जो दिखाई देंगे। जो फर्स्ट है वो 270 इंटू 140 मीटर का हमें लेंथ एंड विड्थ दिखाई देता है। और ये मंदिर मुख्य रूप से जो है कावेरी नदी के किनारे जो है बनाया गया था। एंड सेकेंड जो वॉल है वो जो है 150 इंटू 75 मीटर का हमें दिखाई देता है। सो मुख्य रूप से हमें 2 लेयर हमें इंक्लोजर वॉल इस मंदिर के साथ दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है एक महत्वपूर्ण संरचना हमें नंदी मंडप जो है हमें प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का एक लाइन ड्राइंग है, आप देख सकते हैं ये वृद्धेश्वर मंदिर का लाइन ड्राइंग है। एंड सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको क्या दिखाई दे रही होगी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको जो है टावर दिखाई दे रहा होगा, डोमिकल फीनियल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे स्तूपी या स्तूपका कहते हैं, एंड पिलर्ड मंडप, ये एक विशेषता के रूप में हमें जो है दिखाई देती है। सो मैंने आपको बताया था पहले कि जब इंट्रोडक्टरी क्लास में पहली क्लास ले रहा था द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का फर्स्ट क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि द्रविड़ आर्किटेक्चर में एक महत्वपूर्ण विशेषता है पिलर्ड मंडप जो है एक विशेषता के रूप में जो है दिखाई देते हैं। यानी आपको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, बिग साइज हॉल मिलेंगे, और वो हॉल जो है स्तंभों पर निर्मित किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है वो भी पिलर्ड कॉरिडोर आपको जो है इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में जो है प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप प्लान को देख सकते हैं किस प्रकार से इस मंदिर की प्लान का निर्माण किया गया है, एंड आप पिलर्ड मंडप को देखते हो तो मेनली 2 कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पहला है गर्भगृह विद विमान, टावर के साथ गर्भगृह, और दूसरा जो है हमें पिलर्ड मंडप हमें प्राप्त होते हैं। एंड तीसरा जो कंपोनेंट हमें प्राप्त होता है वो है नंदी पवेलियन या नंदी मंडप जो है हमें प्राप्त होता है। और ये आप इसका आप देख सकते हैं कि जिसका इलस्ट्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो शिखर इसका जो एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा मंडप जो कि पिलर्ड मंडप है, एंड द गोपुरम। सो गोपुरम यहाँ पे अत्यंत छोटे हैं, गोपुरम की बात करें तो वो अत्यंत छोटे हैं। आगे चलकर हम पांड्यों के शासनकाल में जब देखते हैं तो गोपुरम एक विशेषता के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अभी तक गोपुरम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ एंट्रेंस वॉल, इस रूप में दिखाई देते हैं। सो अगर कंपोनेंट की बात करें कि अगर वृद्धेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है पिलर्ड मंडप आप देख सकते हैं जो कि द्रविड़ शैली के मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। इसके अलावा गर्भगृह जो है वो आपको स्क्वायर प्लान में जो है दिखाई देगा जिसके अंदर शिवलिंग जो है स्थापित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टावर जो है जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें भी हमें दिखाई देता है कि अलग अलग कंपोनेंट जैसे दक्षिण मेरू स्ट्रक्को इमेज जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण मेरू जो स्ट्रक्को इमेजेज है ये चोल आर्किटेक्चर की टेम्पल आर्किटेक्चर की विशेषता के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा ग्रीवा आपको दिखाई देती है, शिखर एंड द कलश भी जो है आपको प्राप्त होते हैं। और ये मंदिर जो है बेसिकली ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्वाभिमुख जो है मंदिर हमें दिखाई देता है। और मंदिर के जस्ट सामने जो है आपको एक जो है आप कह सकते हैं कि मेमोरियल पिलर जो है हमें दिखाई देता है, और उसी के जस्ट सामने जो है हमें नंदी मंडप या नंदी पवेलियन की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का जो टावर है वो अंदर से जो है खोखला निर्मित किया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि हालो जो है ये निर्मित अंदर से जो है खोखला जो है निर्मित किया गया है। इसके अलावा जो है इन टावर्स में हमें गुप्त सीढ़ियों की भी प्राप्ति होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंदिर मैंने आपको बताया था कि 2 लेयर सिक्योरिटी वॉल, फर्स्ट आपको जो लेयर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड सेकेंड इंक्लोजर वॉल है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा मंदिर कॉम्पाउंड मैंने बोला था पहले ही कि कोर्टयार्ड बहुत बड़े बनने लगे। पल्लव के काल में मंदिर के कोर्टयार्ड छोटे होते हैं, पर चोल काल आते आते जो है जो कोर्टयार्ड थे वो अत्यंत बड़े बनने लगे। अब इसके कारण थे, क्यों ऐसे बना रहे थे? बिकॉज चोलों के काल तक हमें देखते हैं कि जो रॉयल सेरेमनी थी, यानी राजाओं के राज परिवार में होने वाले जो उत्सव थे, जो आयोजन थे, वो मंदिरों में आयोजित होने लगे। तो इसलिए जो है उन्हें बड़े कोर्टयार्ड की आवश्यकता पड़ने लगी और इसके साथ ही साथ वो इंक्लोजर वॉल की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। फॉर द सिक्योरिटी रीजन भी कह सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके अलावा इन कोर्टयार्ड के अंदर आपको अन्य छोटे मंदिर भी आपको प्राप्त होंगे, जो कि बाद के समय में जो है इनकी संभवतः जो है रचना की गई होगी। इसकी पुष्टि हम प्लान को देखकर कर सकते हैं। सो ये मंदिर की मुख्य इमेज है और मैंने आपको पहले ही बताया कि मंदिर की विशेषता है कि मंदिर के जो पिलास्टर होंगे वो अत्यंत प्लेन आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जो वॉल ट्रीटमेंट आपको जो दिखाई देगा वो भी जो है प्लेन दिखाई देगा। एंड जो एक्सटीरियर वॉल है चोलकालीन मंदिरों के, उनके सतह जो है वो समतल जो हमें दिखाई देगी, प्लास्टर समतल दिखाई देंगे, लेकिन जो शिखर है, जो टावर है, वो अत्यंत अलंकृत आपको जो है दिखाई देंगे। वहां पे बहुत सारे फ्रेस्को और स्टक्को इमेजेस जो है आपको दिखाई देंगी। एंड इसके अलावा जो है आपको दक्षिण मेरू का भी जो है प्राप्ति, जो कि प्रवेश द्वार को करता हुआ जो है निर्मित किया जाता था, शिखर में विमान में निर्मित किया जाता, उसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा अन्य हम बात करें कि जो गोपुरम है, अगर उसकी बात करें तो गोपुरम जो है वो यहाँ पर 60 मीटर जो है ऊंचा जो है हमें दिखाई देता है। सो गोपुरम जो निर्मित हुए बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर के, वो अलग अलग चरणों में हमें निर्मित दिखाई देते हैं। शुरुआती दौर में छोटे गोपुरम निर्मित किए गए थे चोल शासकों के द्वारा, बट बाद में जब पांड्यों का शासन इस क्षेत्र में होता है तो उनके द्वारा जो है इन गोपुरम का जो है निर्माण कराया गया, जो कि बड़े आकार के गोपुरम बने। वो बाद के काल की यानी रचना दिखाई देती है, यानी कई लेयर हमें चीजें दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो है अन्य विशेषताओं की बात करें तो एक्सिस उसमें हमें एक प्लांट एक्सिस हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो है एंट्रेंस जो है वो पिलर्ड पोर्टिको में दिखाई देते हैं। जो मेन विमान है वो मैसिव सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देता है, जिसके कई सारे पार्ट हमें दिखाई देते हैं, जिसके स्क्वायर वर्टिकल बेस, टाल टैपरिंग बॉडी एंड डोमिकल फिलियन। तो जो विमान है हम उसकी बात करें, मुख्य जो संरचना है उसमें स्क्वायर वर्टिकल बेस, टाल टैपरिंग बॉडी और डोमिकल फिलियन जो है हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो पिरामिडल जो विमान है वो 13 स्टोरीज में विभाजित है, यानी इसके अंदर बहुत सारे 13 तलों में जो है इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो है हमें कुपोला के एविडेंसेस दिखाई देते हैं। जो उसका विमान है वो हॉलो है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपसे, हमने इमेज भी दिखाया आपको। इस प्रकार की कॉन्सेप्ट जो है हमें इनके साथ प्राप्त होते हैं। आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट की बात करें तो वर्टिकल फेस आपको दिखाई देता है, वॉल जो है 2 स्टोरीज वो आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है कंटेंट्स प्लास्टर्स एंड नीचे जो है दिखाई देते हैं। तो नीचे यानी आले प्राप्त होते हैं, उन आलों में जो है मूर्तियों का निर्माण किया गया है, पर बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो बाहरी दीवार हैं उनके साथ हमें जो है उससे फिगर्स जो है प्राप्त होते हैं कभी कभी। इसके अलावा जो है द्वारपालों के डिपिक्शन जो है आपको दिखाई देते हैं, गेट के साथ हमें दिखाई देते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है हमें मिथिकल एनिमल्स के डिपिक्शन भी जो है दिखाई देते हैं। तो ये वो गोपुरम है जिनका जो निर्माण हमें दिखाई देता है। सो गोपुरम आप देख सकते हैं कि जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में आगे चलकर पांड्यों के शासनकाल आते आते जो है गोपुरम साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर या द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के एक कंपोनेंट के रूप में जो है विकसित हो जाएंगे। अभी तक वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, अभी तक वो इट्स अ पार्ट ऑफ इनक्लोजर वॉल के रूप में दिखाई देता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समय के साथ वो एक कंपोनेंट के रूप में दिखाई देगा। और हमने नंदी पवेलियन, नंदी मंडप की बात की थी। तो जो नंदी यहाँ पे निर्मित हैं वो लगभग 13 फीट ऊंचे हैं और वो मोनोलिथिक बने हैं, यानी एकास्मक संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमें बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर से जो है हमें पेंटिंग्स के भी डिपिक्शन दिखाई देते हैं। तो जो पेंटिंग्स हैं वो मंदिर के अंदर भी बने हुए हैं, और जो नंदी मंडप है उनमें भी जो है सीलिंग में जो है हमें पेंटिंग के डिपिक्शन जो है दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेम एक्सिस में मंदिर की अगर बात करें तो सेम एक्सिस में जो है आपको दिखाई देंगे, यानी गर्भगृह के जस्ट सामने जो है सेम एक्सिस में हमें नंदी मंडप दिखाई देता है, जो कि नंदी जो है वो मोनोलिथिक संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को जो है वो लेके आते थे और उनमें निर्माण करते थे।
ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न के रूप में दिखाई देता है। और आज के जैसी बहुत सारी मशीनरी भी नहीं थी, तो इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा मंदिर की बाहरी दीवारों पर हमें जो है तमिल जो है स्क्रिप्ट प्राप्त होते हैं, जो कि उस समय के जो शासक थे, राजा और रानी होते थे, उनके द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा जारी किए जाते थे। और इन अभिलेखों के माध्यम से हमें चोलकालीन जो राजनीतिक इतिहास है, उनका सामाजिक इतिहास है, उनका आर्थिक, धार्मिक इतिहास है, उसकी संरचना करने में भी जो है हमें अत्यंत मदद मिलती है। तो इन दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता दिखाई देती है कि इनकी बाहरी दीवारों पर जो है हमें बहुत सारे अभिलेख जो है प्राप्त होते हैं, जो कि उस काल के इतिहास की पुनः संरचना में, रिकंस्ट्रक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा बृहदेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है इसको जो है रखा गया था और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल के रूप में माना जाता है, बिकॉज इस मंदिर में आज भी जो है पूजा पाठ होती है। और लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट स्टोन का जो है प्रयोग किया गया था। सो एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है कि इस क्षेत्र में जो है कई किलोमीटर दूर तक जो है आपको ग्रेनाइट फॉर्मेशन नहीं दिखाई देते हैं। तो ये अत्यंत सोचने वाली बात हमें दिखाई देती है कि कितनी दूर से जो है ग्रेनाइट को यहाँ पर लेके आए होंगे और ग्रेनाइट से जो है इस क्षेत्र में जो है इतने बड़े मंदिर का जो है उन्होंने निर्माण किया होगा। और कुल मंदिर की ऊंचाई फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जिसको बोलते हैं डोमिकर फिलियन तक ऊंचाई की बात करें तो लगभग जो है वो 216 फीट के आसपास जो है हमें ऊंचाई जो है प्राप्त होती है। अब इस बात पे हम चर्चा करनी चाहिए, हमें एक प्रकार के मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था, ये अपने आप में जो है एक डिस्कशन का विषय है। तो मंदिरों के निर्माण के लिए जो है पजल टेक्निक का जो है मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था, यानी एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को जो है सिंपली रख देते थे और उनमें वेट एंड बैलेंस हम मेथड कह सकते हैं, उस पे जो है इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। तो पजल टेक्निक से यानी सिंपली एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखते थे, उनके बीच किसी प्रकार का मोटार, किसी प्रकार का केमिकल, किसी प्रकार का एडहेसिव का प्रयोग हमें नहीं दिखाई देता है। वो पजल टेक्निक पर जो है एक दूसरे में सॉकेट का प्रयोग करते हुए जो है उसको एक के ऊपर रखते हुए प्रकार के मंदिरों के निर्माण की जाती है। तो इनकी टेक्निक अपने आप में जो है यूनिक हमें जो है दिखाई देती है। अगर हम बात करें कि बड़ी संरचना के रूप में दिखाई देती है, टोटल जो नीचे से ऊपर तक शिखर की जो ऊंचाई है अगर हम बात करें तो 216 फीट ऊंचा यह मंदिर है। पर आज भी 1000 वर्षों के बाद भी जो है 1000 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, इस मंदिर में हमें 0 डिग्री इंक्लाइनेशन जो है दिखाई देता है। यानी पीसा का मीनार आपने बहुत सुना होगा, जो कि इटली में है, जो कि झुक चुका है। सो ये संरचना पीसा की मीनार से भी जो है बड़ी है, किंतु अभी भी जो है इसमें किसी प्रकार का हमें जो है इंजीनियरिंग फॉल्ट हमें नहीं दिखाई देता है। ये आज भी संरचना अपने शान के साथ जो है खड़ी है और चोलों की जो है जो स्थापत्य की जो इतिहास को जो है वो हमें बताती है। इसके अलावा जो है हमने आपको बताया था डोमिकल फीनियल की हमने बात की थी, जिसे जो स्थानीय रूप से जो है तमिल भाषा में कुंभम कहा जाता है। तो जो कुंभम है ये भी मोनोलिथिक संरचना है, यानी पूरा एक ही चट्टान से जो है पूरी की पूरी कुंभम का निर्माण किया गया है, जिसका जो वेट है वो 81 टन है, यानी 81,000 किलो का आपकी इकलौता पत्थर, वो अकेला पत्थर हमें दिखाई देता है जो कि 81,000 किलोग्राम का पत्थर है, उसको जो है मंदिर के शिखर पर जो है स्थापित किया गया है, जो कि सिंगल ग्रेनाइट स्टोन से जो है बना हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि आखिर कैसे जो है 1000 वर्ष पूर्व जो है इतनी बड़ी 81,000 किलो के वजन के कुंभम को जो है वहां तक मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया होगा। यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। सो अगर हम बात करें तो ये वो कुंभम है जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, जो कि कितने किलो का है, वो 81,000, ठीक है, 81,000 किलोग्राम का जो है ये पत्थर हमें दिखाई देता है। और ये उसकी ये ओरिजिनल इमेज है जो कि विमान के ऊपर जो है स्थापित की गई है, और ये भी जो है पजल टेक्निक से जो है वेट एंड बैलेंस मेथड से उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर रखा हुआ है, और हजारों सालों से इस पे किसी प्रकार का प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता है। सो हम इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड आर्ट स्टूडेंट का ऐसा मानना है, जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्किटेक्चर के मानने वाले हैं, उनका यह मानना है कि संभवतः 6 किलोमीटर लंबा एक रैंप तैयार किया गया होगा, जो कि मंदिर के बनने के बाद जो एक रैंप तैयार किया गया होगा। और इस मंदिर को निर्माण के बाद जो है इसे हाथियों की सहायता से जो कारीगरों की सहायता से जो है इसे इस 6 किलोमीटर लंबे रैंप को जो है माध्यम से जो है इस भारी भरकम
कुंभम को जो है यहाँ पर जो है स्थापित किया गया होगा। और संभवतः माना जाता है कि लगभग 6 वर्ष लगे होंगे रैंप को निर्मित करने में, जो है 6 वर्ष लगे होंगे, यानी 6 वर्षों में जो है ये कुंभम नीचे से जो है मंदिर की शिखर पर जो है स्थापित हुआ होगा। इतना लंबा समय इसमें इसको जो है वहां तक पहुंचाने में लगा होगा। अब हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्यों जो है इतने ग्रैंडेस्ट टेम्पल जो है, वो कारण क्या थे कि ग्रैंडेस्ट टेम्पल जो है चोल शासकों के द्वारा निर्मित किए जा रहे थे। और इसका आंसर जो है आपको उस काल की राजनीतिक अवस्था में आपको दिखाई देगा। चोल सबसे महत्वपूर्ण जो है सैन्य शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका प्रभाव हमने आपको पहले ही बताया कि संपूर्ण लगभग दक्षिण भारत में हमें इनका प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा जो है श्रीलंका, मालदीव में हमें इनका प्रभाव दिखाई देता है, अंडमान निकोबार एंड द साउथ ईस्ट एशिया तक जो है हमें इनका पूरा का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा जो है बंगाल, उड़ीसा तक भी हमें इनके प्रभाव दिखाई देते हैं। तो हमने आपको पहले बताया कि चोल एक ऐसे राजवंश के रूप में दिखाई देते हैं जिनका शासन सिर्फ जमीन पर ही नहीं था, वो हिंद महासागर पे भी शासन करते थे। और यही कारण था कि इनकी जो आर्थिक रूप से अत्यंत सक्षम थे, और ये जो मॉन्यूमेंट है वो उनकी समृद्धि को ही दर्शाते हैं, उनकी तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं, उनकी इंजीनियरिंग कौशल को जो है दर्शाते हैं। और मुख्य रूप से इनका जो व्यापार होता था वो चीन जैसे देशों के साथ जो है मुख्य रूप से इनका व्यापार होता था। और चीन के साथ होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो है इन्होंने पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन को जो है कैप्चर किया हुआ था। और इनकी नौसेना जो थी, जिसको नवल आर्मी थी, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नवल आर्मी के रूप में जो है मानी जाती थी उस समय। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग जो हमें एविडेंस दिखाई देता है, ये मैंने प्रोफेसर अजित कुमार, जो कि त्रिवेंद्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं अभी, उनके आर्टिकल से मैंने लिया है। जो नॉर्दर्न पार्ट है विमान का, जिसकी हम बात करें, उत्तरी जो हिस्सा है, वहां पर हमें जो है चाइनीज मैन का डिपिक्शन जो है दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है स्टक्को दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर एक इमेज है जिसका क्लोजर शॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक चाइनीज ट्रेडर है, जो इलीट ट्रेडर है, उसका डिपिक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देता है, विमान के ऊपर दिखाई देता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि चोल शासकों का जो व्यापार था, चोल साम्राज्य का सबसे क्लोज ट्रेड अगर एलाइज की बात करें तो वो चाइनीज थे। और जो चाइनीज ट्रेडर थे वो फ्रिक्वेंटली चोलों के राज्य में जो है आते थे, व्यापार करने आते थे। और चोल शासकों के द्वारा जो है उनके लिए हम कह सकते हैं कि रेड कारपेट जो है बिछाकर रखा जाता था, बिकॉज उनके साथ होने वाले व्यापार से इनको सबसे ज्यादा लाभ जो था वो चोल राजवंश को ही था। और ऐसा माना जाता है, जो साहित्यिक विवरण कहते हैं, जो चाइनीज सोर्सेज हैं एंड जो तमिल सोर्सेज हैं, लिटरेचर है एंड डिस्क्रिप्शन है, इसमें पता चलता है कि ये जो चाइनीज इलीट ट्रेडर होते थे, ये चोल शासकों के साथ बैठकर जो है ये उनके प्रमुख अवसरों में पार्टिसिपेट भी करते थे, उनके साथ जिसको बोल सकते हैं कि वो भोजन इत्यादि उनके साथ बैठकर किया करते थे। तो क्लोज ट्रेड जो है हमें टाई अप दिखाई देता है द चोल एम्पायर एंड द चाइनीज ट्रेडर्स के बीच हमें दिखाई देता है। और उसकी स्मृति में, जो चोल ट्रेडर है उसकी स्मृति में जो है चाइनीज इलीट ट्रेडर का डिपिक्शन हमें जो है मंदिर की जो है शिखर पर, विमान पर हमें दिखाई देता है, जो अपने आप में एक क्लोज ट्रेड रिलेशन को दिखाता है। किस प्रकार से चोल शासन काल में जो है चीन के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, उसको एक रिफ्लेक्ट करता हुआ एक महत्वपूर्ण जो एक एविडेंस के रूप में जो है ये दिखाई देता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो गंगईकोंड चोलपुरम में हमें दिखाई देता है, और वो भी जो है बृहदीश्वर टेम्पल के नाम से ही फेमस है। और गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण जो है चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। और उसने जो है राजराज प्रथम के बाद अपनी राजधानी को बदलने का प्रयास जो है उसने किया था, और उसने तंजौर से अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था गंगईकोंड चोलपुरम में, जो उसने नई राजधानी बनाई थी। और वहां पर जो है उसने एक गंगा सरोवर भी बनाया था, एक तालाब बनवाया था, बहुत बड़ी झील का निर्माण कराया था, जिसका नाम उसने गंगा के नाम पे रखा था। और उसी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उस झील में जो है उसके द्वारा गंगा के जल को लाने के लिए पूरे एक एक्सपेडिशन किया गया था बंगाल तक। तो गंगेज एक्सपेडिशन जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया जाता है, और वहां से जो है वो घोड़ों पे लादकर गंगा का जल लेके आते हैं, तंजौर से जाते हैं बंगाल, और वहां से जो है गंगा का जल लेके आते हैं और सरोवर में जो है उनके द्वारा डाला जाता है। तो ये भी मंदिर मुख्य रूप से हम बात करें तो इस मंदिर में हमें कुछ नवीन विशेषता नहीं दिखाई देती है। ये मंदिर पूरी तरीके से तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के समीचीन ही दिखाई देता है।
और चूंकि राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र थे, तो वो अपने पिता के भांति ही एक ग्रैंडेस्ट टेम्पल का निर्माण करना चाहते हैं। ऊंचाई में जो है ये मंदिर जो है थोड़ा सा हमें कम दिखाई देता है, मंदिर का जो शिखर है, विमान है, कम दिखाई देता है। और यहाँ पे 1000 लाइक कह सकते कि मंडप है जो है वो हमें 150 पिलर्स मंडप दिखाई देते हैं। विमान जो है वो 157 फीट का हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो है इस मंदिर में बहुत बड़े ओपन कोर्टयार्ड में जो है ये मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर भी भगवान शिव को जो है समर्पित है। तो मुख्य रूप से जो हम देखते हैं कि जो चोल शासक थे वो भगवान शिव के उपासक के रूप में दिखाई देते हैं, किंतु उनके शासनकाल में अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुए, इसके भी साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो उनकी जो पॉलिसी थी वो हार्मोनियस पॉलिसी के रूप में हमें दिखाई देती है। सो ये इस मंदिर का प्लान है जिसको आप देख सकते हैं, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का, जो कि एक कोर्टयार्ड में है और कोर्टयार्ड के बीच में जो है मंदिर का निर्माण किया गया है। सो आप देख सकते हैं गर्भगृह यहाँ पे जो कि स्क्वायर है, उसके ऊपर टावर है, अंतराल आपको दिखाई देगा जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। पिलर्ड मंडप जो है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं दक्षिण भारतीय मंदिरों के, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक नंदी मंडप है एंड स्मॉल गोपुरम आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक दिशा से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये मंदिर का फ्रंट व्यू है, आप नंदी को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नंदी ओपन स्पेस में जो है निर्मित किए गए हैं। एंड यहाँ पे आप कुंभम भी देख सकते हैं, जिसे हम डोमिकल फेनियल या स्तूप का भी कहते हैं। एंड ये मंदिर का जो है एक अन्य जो है प्रवेश द्वार है, जो कि आप गोपुरम देखिए, बहुत छोटा सा स्मॉल गोपुरम बना हुआ है। आगे जाके पांड्य काल में गोपुरम एक डोमिनेटिंग फीचर के रूप में आपको दिखाई देने लगता है। सो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से डिस्कशन किया, चोल टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की, और हमने मुख्य रूप से जो है ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो है स्मॉल टेम्पल से ग्रैंडेस्ट टेम्पल का निर्माण जो है हमें चोलों के शासनकाल में दिखाई देते हैं, जिनके एग्जाम्पल हमें विजयालय टेम्पल के रूप में दिखाई देते हैं, चोलेश्वरम मंदिर के रूप में दिखाई देते हैं, कोरंगनाथ टेम्पल में दिखाई देते हैं। सो दीज आर द अर्ली टेम्पल्स, ये अर्ली टेम्पल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी राजनीतिक और आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ती है चोल शासकों की, इनके मंदिर भी उतने ग्रैंडेस्ट होते जाते हैं, और उस समय दुनिया के सबसे महानतम जो है रचनाओं में से एक जो है माने जाते हैं, जिसकी पुष्टि होती है बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर से एंड द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम से होती है, जो कि इनकी आर्थिक संपन्नता को जो है परिलक्षित करते हैं। इसके साथ साथ उनकी तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो वैज्ञानिक जो उन्नति उनके द्वारा की गई थी, उसको जो है ये मंदिर प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट पे हुआ, यानी ग्रेनाइट दुनिया का सबसे हार्डेस्ट स्टोन में से एक माना जाता है। सो ग्रेनाइट को काटने के इक्विपमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टीली आयरन, ये जो है दक्षिण भारत में जो है निर्मित कर पा रहे थे ये लोग। और उस समय जो है जो स्टीली आयरन था वो दक्षिण भारत का, जिसे हम उत्तरी स्टील भी कहते हैं या वुक्को स्टील भी कहते हैं, ये जो है पूरी दुनिया में इसका जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी के रूप में माना जाता है, एक्सपोर्ट आइटम के रूप में माना जाता है, जिसका जो है निर्यात जो है इन के द्वारा जो है किया जाता था। सो अगली क्लास में हम मुख्य रूप से जो है पांड्य टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से नए कंपोनेंट जो है द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में ऐड होते हैं, और किस प्रकार से पांड्य शासकों का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में माना जाता है। हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।